गुड इवनिंग आप सभी को ग्रेविटेशन के पार्ट 2 में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। मेरा नाम सुमित बनर्जी फिर एक बार लर्निंग प्लेटफॉर्म विद सुमित के साथ जुड़ा हूं। आज जो है नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई होप पिछला लेक्चर जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जिसमें बेसिक्स पढ़ाया था, जो स्टार्टिंग है चैप्टर का ग्रेविटेशन के बारे में बताया था और उसके एग्जांपल्स दिए थे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला भी आपको लिखा दिया था, मींस कैसे डिराइव हुआ। अच्छा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैंने डेफिनेशन जो है छोड़ दिया था, स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो उसको जो है लिखाने से पहले पहले इसका इंपॉर्टेंस देख लो क्या क्या है, उसके बाद मैं लिखा दूंगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है एक ऐसा फोर्स है जो बाइंड्स अस टू द अर्थ, हमें अर्थ में बाइंड करके रखता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मून का मोशन है अर्थ के चारों तरफ, वो भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वजह से पॉसिबल हुआ। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है। इसके बाद जो है फ्री फॉल था, उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यही डेफिनेशन आपको लिखना है जब ऑब्जेक्ट गिरता है सर्टेन हाइट से। फ्री फॉल मतलब पता है ना, आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया होगा, ठीक है। फ्री फॉल तो जब भी मान लो कि ये मार्कर को मैंने गिराया, ठीक है, ये देखिए ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो मार्कर मैंने गिराया, ये मार्कर हाथ में गिरा लेकिन बाउंस हो गया। तो ऐसे जो गिराया, ये जो ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में हो रहा है कि नहीं। ग्रेविटेशन तो है नीचे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो अट्रैक्ट किया, ठीक है। अर्थ में ग्रेविटेशन है बोल के नीचे गिर रहा, खींच रहा था अर्थ अपनी तरफ इसको। तो वो जो है ये इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। अच्छा, फ्री फॉल जो है उसमें उसको ड्रॉप भी बोलते हैं, रिलीज बोलते हैं। तब इनिशियल स्पीड जीरो होता है, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम सर्टेन हाइट ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, शायद मैं पढ़ाया मतलब बताया था आपको पिछले लेक्चर में, उसके बारे में डेरिवेशन किया था उस चीज फॉर्मूला का, F इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो उसका थोड़ा सा डेफिनेशन में लिखा दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो देखो, आई होप आपको इस चैप्टर में मजा आ रहा होगा। कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ठीक है। मैं तो आप लोगों के साथ हूं ही। अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखना, मैं कमेंट बॉक्स तो खोलता ही हूं, बाकी बता भी देता हूं काफी बार डाउट्स, ठीक है। तो देखो, एम को हमेशा याद रखना, एम है 80 आउट ऑफ 80, उससे जो है वो जो लक्ष्य है उससे आपका आंख हटना नहीं चाहिए। चलिए अगले टॉपिक पे चलता हूं, स्टेटमेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं यूजी सी, आप लोग खुद लिख देना इसको पूरा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कि नहीं, दूसरा कुछ मत समझ लेना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट, वही ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस से, प्रोडक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर से। वो सब तो समझा दिया हूं, अभी बस डेफिनेशन लिखवा देता हूं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object, every other object with a force which is directly proportional, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to distance, to the square of distance between them। ठीक है, अब ध्यान से सुनो।
तो यही चीज मैंने आपको बताया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 मान लो यही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर से, इसको मैंने बोला d भी मान सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला वो है, एक ही चीज है, जब कुछ डेटा दिया जाए तो जो फॉर्मूला है उसी उसमें जो डेटा दिया जाए उसकी जगह पे बैठाना है। मान लो मास दिया तो मास की जगह पे बैठाना है, रेडियस दिया तो उसका स्क्वायर कर देना है रेडियस की जगह पे बैठा के, तो जो फॉर्मूला है वही यूज होगा, ठीक है। और तो कुछ फॉर्मूला है नहीं इसका, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है। और एक और चीज ऐड करना है लास्ट में, वो एनसीईआरटी बुक में शायद दिया होगा, लाइन इज जॉइनिंग अलोंग द सेंटर, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ये सब तो समझा ही दिया हूं, बस छूट गया था, तो इसको क्या करना, अलग से मार्क कर लो। क्या मार्क करना आप लोग को, टॉपिक लेफ्ट, ग्रेविटेशन पार्ट 1, ग्रेविटेशन जो पार्ट 1 है उसमें ये जो टॉपिक लेफ्ट था उसको मैंने एक्सप्लेन किया। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, जिनसे छूट गया हो वो लोग पीछे कर सकते हैं वीडियो को। बाकी अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। चैनल का नाम है लर्निंग प्लेटफॉर्म विद सुमित। तो देखिए, अगला टॉपिक जो है फ्री फॉल, अभी बोलने ही जा रहा था क्योंकि डेफिनेशन तो लिखवा चुका हूं कि ये हमेशा जो है m इसका मास है, चलो ठीक है, हमेशा जो है ग्रेविटेशनल के इन्फ्लुएंस में एक हाइट से जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होता है, और वो प्रोसेस वो जो उसको बोलते हैं वो फ्री फॉल बोलते हैं उसको। तो देखो, इसके नीचे जो है इसका वेट लगेगा, लगेगा कि नहीं, वेट इक्वल टू क्या होता है बताओ, बहुत बार लेक्चर में बोला हूं, शायद नहीं ध्यान दिए तो अभी देखो। देखो, जो वेट वही फोर्स, वेट एक कंपोनेंट है फोर्स का। वेट जो है, यहां स्टार मार्क कर लो, यहां स्टार मार्क कर लो, ऐसे इस पॉइंट को लिखो, वेट इज अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का कंपोनेंट, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, अब इस प्यारे दोस्त का बात को ध्यान से सुनो। देखो, फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से, फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर से, और क्लास 9 के सिलेबस से आपने यही सीखा। क्या कुछ और भी सीखा? नहीं सीखा तो इस चैप्टर में ये भी सुन लो कि जो मास इनटू एक्सेलरेशन वही एक्सेलरेशन यहां पर वो गिरने के समय वो एक्सेलरेशन जो है वो जी हो जाता है। जो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट वो स्मॉल जी का ऐसा यूनिट, यहां स्मॉल जी है, कैपिटल जी नहीं है। दोनों का डिफरेंस दिखा दूंगा तो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। देखो, तो यही mg अभी मैं इसके जगह पे लिख सकता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह पे, क्योंकि जो वेट वही फोर्स, लेकिन यहां मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं लिखूंगा, यहां मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखूंगा, यानी mg लिखूंगा। समझ पा रहे हो क्यों लिख रहा हूं mg? क्योंकि ये जो है इसका एक मास तो है ही, ऊपर से गिर रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तब जी को जो है पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि ठीक है ये अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं है। अभी जी अगर मान लो ऊपर फेंका ऑब्जेक्ट को तो जी नेगेटिव लिया जाता है। इस चीज को दिमाग में नोट कर लो, ठीक है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अब देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और एक मैं ला रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां देखोगे, फोकस करोगे तो आप एक फॉर्मूला मैं लाऊंगा, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा। देखो, ये है एफ, एक बोला था जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला है। एक्चुअली ये कैपिटल एम स्मॉल एम होता है, ठीक है, ठीक है। अब फोर्स को मैंने लिख दिया mg। अरे अभी तो बोला जो वेट वही फोर्स, जो वेट वही फोर्स, जो फोर्स वही वेट। अब वेट इक्वल टू mg, फोर्स इक्वल टू भी mg, ठीक है। यहां जी एम बाय आर स्क्वायर, यहां पर भी m, यहां पर भी m, देख पा रहे हो एक ही चीज है। मान लो क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन हुआ तब भी कट जाएगा, डिवीजन तो होगा ही। तो ये m को मैं काट दिया, स्मॉल स्मॉल को काट दिया,
तो यहां से आ जाएगा जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। जहां मास ऑफ अर्थ, एक मास ऑफ अर्थ होता है, वो कितना है पता है आप लोग को? मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻²⁴ kg। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। ये याद रखना है, ऐसे एमसीक्यू में कभी कभी पूछ सकता है, होता है हमेशा। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, मास इतना है, ठीक है। और जी यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैंने बोला था, जब भी न्यूमेरिकल ज्यादातर सॉल्व करते हो ये वैल्यू लो, 6.673 भी ले सकते हो, जिसको जैसा लेना है। ये लेने से कैलकुलेशन होगा। अब एक चीज नोटिस करना, जब तुम यहां पर ये सब वैल्यूज पुट करोगे ना, ये जितने भी वैल्यूज है तुम यहां पर पुट करोगे, तुम्हारा जो स्मॉल जी का वैल्यू आएगा वो 9.8 आएगा, शॉकिंगली। इसको कभी कभी बोलते हैं 9.81 भी आता है अप्रोक्स, कोई 10 लेके करता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 9.8 आता है। तो ये जो 9.8 है, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ में जो है जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब होता है डेटा, ठीक है। जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर, जो ऐसा यूनिट एक्सीलरेशन का वही स्मॉल जी का, ठीक है। अब देखो ये हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, देखो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, ये सब समझ में आया? ये कोई टफ टॉपिक नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। देखो, जिनसे छूट गया हो स्क्रीनशॉट वो पीछे कर सकते हैं। बाकी जो जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे, हर एक चैप्टर का मैं बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशन का भी बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कुछ गलती हुआ तो कमेंट बॉक्स पे लिखना, बाकी डाउट भी हुआ तो कमेंट बॉक्स पे लिखना, ठीक है। तो देखना, तो उससे शुरू से अगर देखोगे तो शुरू से ही मतलब पकड़ बनेगा, शुरू से ही आप लोग समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है, जैसे देखो ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर और ग्रेविटी ऑफ पोल। The acceleration due to gravity is greater than acceleration due to gravity of pole is greater than acceleration due to gravity at equator। और acceleration at the due to gravity at equator हमेशा जीरो भी होता है, ध्यान रखना। तो ऐसा इसलिए होता है, ये कभी कभी कारण भी पूछता है, क्योंकि अर्थ जो है इज नॉट अ कंप्लीट स्फीयर। ध्यान से सुनो, रीजन अगर पूछ लिया मान लो, तो क्या लिखोगे? ये होता है, दिस इज कन्वेंशन, सेंटर में हमेशा जी का वैल्यू जो है घटता है, जितना डेप्थ में जाओगे जी का वैल्यू उतना घटेगा। कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। चलो, फैक्टर्स को अगर अगले लेक्चर में पॉसिबल हुआ तो एक्सप्लेन करूंगा, बाकी वो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ऐसे वो जानना भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस से वो हट चुका है, तो उससे सवाल पूछता नहीं है। देखो, तो अर्थ जो है इज नॉट अ कंप्लीट पेयर, इज नॉट अ कंप्लीट स्पेयर। स्पेयर एक ज्योमेट्री पता है ना, कुछ इस टाइप से होता है स्पेयर का ज्योमेट्री। स्पेयर का बताओ तो, वॉल्यूम क्या होता है? सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक कॉन्सेप्ट। स्पेयर का वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बताओ बताओ बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया होता है 4 πr²। पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी सवाल पूछता है, फिजिक्स में भी ये सब पूछ सकता है। क्या पता, तुमको क्या पता कहां से आएगा? तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि फाइनल के एग्जाम शायद ज्यादातर स्कूल्स में टीचर्स नहीं बनाते, वो बाहर से आता है। तो अर्थ इज नॉट अ कंप्लीट स्फीयर, इट इज
bulges out at equator, bulges bulges, it is bulges out at equator and flattens at poles, पोल में फ्लैटेंस है, देखना ध्यान से, पोल में फ्लैट रहेगा, कंप्लीट स्पेयर नहीं है। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्टार मार दीजिए, 3 स्टार। बहुत 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 जरूरत, मीन्स बहुत ही जरूरत वाला काम का बात बोल दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल दिया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए तो ये आप लोग जवाब दोगे इस टाइप से तो आपको मार्क्स मिलेगा, 1-2 मार्क्स में आ ही सकता है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मास और वेट, ये दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सवाल आते हैं, काफी बार आप लोग फंस जाते हो, क्या होता है मास, क्या होता है वेट। मास कभी बदलता है, जब आपसे पूछता है कि आप अर्थ से मून शिफ्ट कर गए, मास क्या होगा, अर्थ से आप मून शिफ्ट हो गए तो वेट क्या होगा। तो वो तो आपको पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वेट ऑफ अर्थ जो होता है वो 1/6 होता है वेट ऑफ मून। तो वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ, WM इज इक्वल टू 1/6 WE। पता है कि नहीं, ये होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्टार मार्क करके लिख लो, दिखाई नहीं दे रहा होगा यो, देखो बड़ा करके लिख रहा हूं, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू, नीचे लिख रहा हूं वेट ऑफ अर्थ बाई 6, 1/6 वेट ऑफ अर्थ, या फिर वेट ऑफ अर्थ बाई 6 भी लिख सकते हो, ये होता है। तो देखो वेट बदलता है, वेट जो है तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है ऐसे समझ सकते हो, लेकिन मास तुम्हारा सच्चा दोस्त है, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला, एकदम तुम्हारा मदद करने वाला है, जो कि मैं हूं, लेकिन मैं मास नहीं हूं, मैं सुमित हूं, तो मैं आप लोगों का हेल्प कर रहा हूं। तो मास जो है इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, इट डजंट चेंज, बट वेट इट इज, इट कैन चेंज, इट वेराइज प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लेस टू प्लेस। तो देखो इसका, इन दोनों का डिफरेंस दिखाने वाला हूं, इन दोनों का मैं डिफरेंस दिखाने वाला हूं, लेकिन एक से, इससे पहले एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये सब अपने फिजिक्स कॉपी में लिखना जरूर, जो आप लोगों ने बनाया मेरे लिए, नहीं बनाया तो रब में ही लिख लेना। तो ठीक है, जरूर लिखना, क्योंकि लिखने से प्रैक्टिस होता है। बाकी एनसीईआरटी बुक और कॉपी लेके जरूर बैठना जब भी मेरा लेक्चर या किसी का भी लेक्चर आप देखते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, जिनसे छूट गया हो वो लोग वीडियो को पीछे कर सकते हैं। देखो, मास और मास जो है, मास जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, सबसे पहला डिफरेंस, बोलते बोलते ही आप लोग लिख लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। मास जो है वो है स्केलर क्वांटिटी, वेट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज वाई वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी, और मास स्केलर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मास का एसआई यूनिट होता है केजी, और वेट का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। ये हुआ दो, मास को मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय ट्रेडिशनल बैलेंस, ट्रेडिशनल बैलेंस से मेजर करते हैं, और इसको वेट को जो है स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय, ठीक है, हिचकिचाना मत अगर समझ में नहीं आया कुछ भी,
बाकी बहुत ही आसान है, समझ में आया होगा, आप लोग इंटेलिजेंट होंगे। अगर दिक्कत हुआ तो लिखना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं वेट को, और मास को मेजर करते हैं ट्रेडिशनल बैलेंस से। ऐसा यूनिट वेट का होता है न्यूटन, इसको मैंने बोला भी था क्योंकि कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है, जो फोर्स का ऐसा यूनिट वही वेट का कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और ऐसा यूनिट मास का होता है केजी, स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर क्वांटिटी, वेट वेक्टर क्वांटिटी। अब चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, डजंट चेंज प्लेस टू प्लेस। ये ऐड कर देना अपने आप से, खुद से। लेकिन वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह बदलता है। वही मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे वेट ऑफ मून जो है 1/6 होता है वेट ऑफ अर्थ का, तो दोनों वेराई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो, ये है मास और वेट का इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे यूनिट केजी, ऐसे यूनिट न्यूटन। अब देखो इसका अदर यूनिट क्या है वेट का, जानते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी एक यूनिट है। अदर यूनिट मास का है ग्राम, लेकिन जब एसआई यूनिट का बात होता है तो एसआई यूनिट मास का हमेशा केजी होता है, वेट का न्यूटन होता है। ये क्लास 5 के बच्चे को भी पता होगा। चलो ठीक है, अब 5 का नाम ले लिया तो आप लोग फटाक से बोल दोगे, ठीक है, कि आप लोग को पता है, पता रहना भी चाहिए, मेरे को आप लोगों पर भरोसा है। तो ट्रेडिशनल बैलेंस जो है, मास को जो है ट्रेडिशनल बैलेंस से मेजर करते हैं, वेट को स्प्रिंग बैलेंस से। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। ये क्वेश्चन जो है आपका 99% आने का चांस है एग्जाम में, ठीक है, मेरा विश्वास करो। अभी उस एड में मत चले जाना, पहले विश्वास करे फिर ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ठीक है। तो देखो आ सकता है, ठीक है, क्या पता। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज बताया कि मास हमेशा कांस्टेंट होता है, प्लेस बदल दो, लेकिन वेट जो है बदलता रहता है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब मैं आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी, आज का लास्ट टॉपिक, उसके बीच डिफरेंस लिखा देता हूं, क्योंकि उसमें काफी जनों को टेंशन होता है, लिख नहीं पाते, दिक्कत होता है, मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है, डोंट वरी। तो देखो, ये है स्मॉल जी, ये कैपिटल जी। स्मॉल जी को मैंने क्या कहा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ये शायद मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में बता दिया, थोड़ा एडवांस में बता दिया, बहुत पहले ही बता दिया था, पहली चैप्टर में। और कैपिटल जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। स्मॉल जी याद करो, ऐसा यूनिट क्या होता है, जो एक्सीलरेशन का वही स्मॉल जी का, क्योंकि दोनों एक चीज है, लेकिन जब गिरता है तब इसे स्मॉल जी कहते हैं, ऊपर से नीचे गिरता है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका ऐसा यूनिट मैंने लिखाया था, याद करो, डिराइव भी करवाया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। अब मेरा पिछला लेक्चर देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो देखो, तीसरा है, स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। चौथा पॉइंट देखो, स्मॉल जी वेराइज, बदलता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लैनेट टू प्लैनेट लिखना बेहतर है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है फिक्स है, एक जैसा है, ये कभी बदलता नहीं है, ये सच्चा दोस्त है। क्या है, आप लोगों का सच्चा मित्र है। हिंदी कमजोर है, देख लेना स्पेलिंग सही है कि नहीं। सच्चा मित्र है, कभी भी आप लोगों का साथ छोड़ेगा नहीं। तो देखो, इसका जो है ये कांस्टेंट एवरीवेयर, ये कभी बदलेगा नहीं। तो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ही सकता है, बताओ क्या है डिफरेंसेस बिटवीन वेट एंड मास, राइट एटलीस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल जी।
ये डिफरेंस है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ मात्र आपके क्लास 9 के लिए नहीं, क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मात्र आपके सिलेबस के लिए नहीं, एग्जाम के लिए नहीं, आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। हमेशा नॉलेज के लिए पढ़िए, कभी भी एग्जाम के मार्क्स के लिए मत भागिए। यही होता है एक स्टूडेंट का स्ट्रेटेजी। बाकी ये सब मैं आपको समझा नहीं रहा, ये आपको पता है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़िए।